हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। तो कहा जाता है कि केमिकल रिएक्शन में होने वाली चेंजिंग और केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उनकी स्टडी करने के बाद 19वीं सेंचुरी में जो है कुछ साइंटिस्टों ने, कुछ केमिस्टों ने जो है अपना ला दिया, जिसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है मेनली 5 तरह के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड आपका जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, या इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ डिफिनिट, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डिफिनिट आपका प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन। थर्ड लॉ आपका जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। उसके बाद लॉ ऑफ फोर लॉ आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। और पांचवा आपका जो लॉ है, पांचवा लॉ है वो आपका गैलुसाक स्टोफियस लगेगा, गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस, गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंतर्गत टोटल 5 लॉ लिए गए। कौन कौन से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट प्रपोर्शन। थर्ड आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, फोर आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, और फिफ्थ आपका गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। वन बाय वन हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। फर्स्ट आपका लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जिसे हिंदी में द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। मास को न तो क्रिएट किया जा सकता है न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में करना हो तो कहेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। यही आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहां पर हम लेते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिया गया है, फॉर्मेशन आपका हो रहा है किसका, मैग्नीशियम, फॉर्मेशन आपका हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन आपका हो रहा है। तो यहां पर मान लीजिए मैग्नीशियम को लिया गया 24 ग्राम और ये ले लिया गया ऑक्सीजन आपका 14 ग्राम। तो हम पाते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड 24 14 आपका हो जाएगा। ऑक्सीजन को 16 ग्राम ले लीजिए, ऑक्सीजन को 16 ग्राम ले लेते हैं तो यह आपका 40 ग्राम बनता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम देख रहे हैं रिएक्टेंट क्या है, मैग्नीशियम, और रिएक्टेंट क्या है, ऑक्सीजन। प्रोडक्ट क्या आपका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। 24 ग्राम मैग्नीशियम है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है। 24 और 16 को जब ऐड करेंगे तो 40 आता है, जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है। और ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट में 14 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। तो देख रहे हैं ये रिएक्शन जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो हम सिंपली कह सकते हैं
कि मास ऑफ रिएक्टेंट इस केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू 24 + 16 इक्वल टू 40 ग्राम। फिर यहां बात करते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना मास है आपका, ये भी 40 ग्राम है। तो हम सिंपली कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यह आपका अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आपका था क्या, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन और उससे रिलेटेड एग्जांपल। एक एग्जांपल और हम लेते हैं, मान लीजिए कि हम लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। एग्जांपल के तौर पे ले लिया जाता है C+O2, फॉर्मेशन होता है CO2 का। ये आपका क्या है, कार्बन है, कार्बन लिया गया आपका 12 ग्राम, ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को लिया गया आपका 32 ग्राम। हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन होता है 44 ग्राम। यहां पर भी देखते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है 32 और +12, टोटल सम कर देंगे तो आपका 44 ग्राम हो जाएगा, और ऑलरेडी प्रोडक्ट हमारा 44 ग्राम मिला हुआ है। तो मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड आपका जो लॉ था इसमें, वो आपका था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की या लॉ ऑफ जो है डेफिनिट प्रोपोर्शन की। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये आपका सेकंड लॉ है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन की जब बात करते हैं तो कहा जाता है कि कोई अगर कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में जो एलिमेंट होंगे उनकी नंबर, उनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा उस कंपाउंड में, चाहे उस कंपाउंड को किसी मेथड के द्वारा प्रिपेयर किया जाए या उनको किसी सोर्स से प्राप्त किया जाए। सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट जो होते हैं वह डेफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं बाय मास। सिंपली कह सकते हैं हम किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट होते हैं वह एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं बाय मास, चाहे उन्हें किसी मेथड से प्रिपेयर किया जाए या उनके सोर्सेज जो हैं प्राप्त करने के अलग अलग क्यों न हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर की बात करते हैं। वाटर का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, H2O होता है। H2O के केस में हम देखते हैं अगर ये H2O आपका चाहे रिवर वाटर हो, चाहे आपका सी वाटर हो, चाहे ग्राउंड वाटर हो, रिवर वाटर हो, चाहे सी वाटर हो, चाहे ग्राउंड वाटर हो, सब में जो है वाटर के H2O मॉलिक्यूल ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि रिवर में जो है वाटर का फार्मूला कुछ और होगा, सी में वाटर का फार्मूला कुछ और होगा और ग्राउंड वाटर में वाटर का फार्मूला कुछ होगा, और सोर्सेज अलग अलग हैं लेकिन वाटर का जो फार्मूला है वो सेम होगा। इसका मतलब यही है कि जो एलिमेंट हैं उनका कंपोजिशन बाय मास क्या होगा, सेम होगा। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 तो 2:16, 2/16 इक्वल टू 1/8। तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 1:8। तो H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 आता है। इसका मतलब यही है चाहे वो वाटर कहीं से भी प्राप्त किया जाए,
कहीं से भी वाटर को प्राप्त किया जाए, उस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही होगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ जो है कांस्टेंट कंपोजिशन। हाँ, एक बात और है, जैसे H2O को अगर लैब में सिंथेसिस किया जाता है, लैब में बनाया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से, तब भी H2O का फार्मूला यही होगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:8 होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? 1:8 होगा H2O में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मतलब सिंपली कह सकते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तब जाके H2O का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की बात हो गई। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की जब बात हो गई है, अगला आपका लॉ आता है जो है थर्ड लॉ आपका था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन में कहा जाता है अगर कोई दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, अगर दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास जो है दूसरे एलिमेंट के जो है अलग अलग मास से रिएक्ट करेगा और जो दूसरा एलिमेंट है उनके मास में एक सिंपल रेशियो होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और CO2 बनाता है। कार्बन की तो क्वांटिटी फिक्स है, आपका कार्बन तो फिक्स है, ऑक्सीजन क्या है आपका, इसमें सिर्फ आपका एक एटम है, यहाँ पर दो एटम है। इसका मतलब ऑक्सीजन का अलग अलग मास कार्बन के फिक्स मास से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन और O2 है, मतलब ऑक्सीजन और O2 है, इनके बीच में जो रेशियो आपका है वो 1:2 आएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होगा और इसका 32 होगा। तो हम यहाँ देखते हैं 16:32 करते हैं तो आपका 1:2 ही आएगा। इसका मतलब एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट से रिजेक्ट करके दो से ज्यादा कंपाउंड बनाता है तो एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के अलग अलग मास से रिएक्ट करेगा और जो दूसरे एलिमेंट का मास होगा उनके बीच में क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। एक एग्जांपल और लिया जाता है सल्फर के केस में, ले लीजिए सल्फर और ऑक्सीजन के केस में। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। फर्दर सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पर जो O2 और आपका O3 है उनके बीच में हम क्या देखते हैं, रेशियो। यहाँ पर ऑक्सीजन 32 एटॉमिक मास हो जाएगा, O3 का आपका 48 हो जाएगा। रेशियो लेते हैं हम तो 2:3। इसका मतलब SO2 और SO3 जो कंपाउंड बना है उसमें ऑक्सीजन का सिंपल रेशियो क्या है, 2:3। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाता है तो एक एलिमेंट का फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के जो है अलग अलग मास से रिएक्ट करेगा और दूसरे एलिमेंट का जो मास होगा उनके बीच में एक सिंपल रेशियो होगा। जैसे आप लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में देखा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में देखा। तो यह आपका था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। बाकी दो लॉ आपके जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन और गैलुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम का जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर की जाती है। नेक्स्ट क्लास आपका नेक्स्ट वीडियो के साथ होगा। थैंक यू। ओके।